नमस्कार। आज हम लोग ग्रामर, लेटर्स, वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच के कंसाइज डिटेल्स पर डिस्कस करेंगे। जानने का प्रयास करते हैं ग्रामर क्या है, लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। आज का डिस्कस का मेन फोकस इसी टॉपिक्स पर होगा। सबसे पहले ग्रामर, जिसे हम लोग हिंदी में व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा में अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए हम लोगों को ग्रामर का आवश्यकता होता है। इट मीन्स दैट वी नीड द हेल्प ऑफ द ग्रामर टू एक्सप्रेस आवर थॉट इन एनी लैंग्वेज। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, या दुनिया का कोई भी भाषा। सिस्टमेटिक तरीके से यदि हमको अपने विचार अभिव्यक्त करना है तो हमें ग्रामर का सहयोग लेना ही होगा। लेटर्स, इट मीन्स दैट जब हम किसी भाषा पर कंसिडर्स करते हैं तो उस भाषा का अल्फ़ाबेट होता है और अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं। तो थोड़ा कंसाइज डिटेल्स पर इस पर भी डिस्कस करेंगे। वर्ड्स, इट मीन्स दैट मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स। अगर दो या दो से अधिक लेटर का समूह बन जाए और उसमें कुछ एग्जैक्ट मीनिंग आ जाए तो उसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं। इस पर भी एक कंसाइज डिटेल्स पर डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, इट मीन्स दैट काइंड्स ऑफ वर्ड। आज का डिस्कशन का टॉपिक यही 4 होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं प्रयास करूंगा ये सारे टॉपिक को क्लियर करने का। ग्रामर ऑलरेडी थोड़ा सा जानकारी दे चुके हैं। ग्रामर हेल्प्स अस टू प्रोनाउंस करेक्ट, टू रीड करेक्ट एंड टू राइट करेक्ट। अर्थात ग्रामर हम लोगों को मदद करता है प्रोनाउंस करने में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, करेक्ट रीडिंग में और करेक्ट राइटिंग में। प्रोनाउंसिएशन क्या है भाई, रीडिंग क्या है और राइटिंग क्या है। प्रोनाउंसिएशन हम लोग किसका करेंगे, रीडिंग हम लोग किसका करेंगे, राइटिंग हम लोग किसका करेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन हम लोग वर्ड्स का करेंगे, रीडिंग भी हम लोग वर्ड्स का ही करेंगे और राइटिंग भी हम लोग वर्ड्स का ही करेंगे। जब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में तो हम लोग उसको सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ये डेवलप होगा। प्रोनाउंसिएशन, इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द syllable of the word we pronounce the word in the specific manner। तो syllable of the word के आधार पर हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं या उच्चारण करते हैं। रीडिंग, इट मीन्स दैट जब हम लोग रीड करते हैं तो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन का भी ध्यान रखते हैं। मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन का ध्यान रखते हुए कहाँ पर थोड़ा सा जोर से बोलना है, कहाँ पर थोड़ा सा स्लोली बोलना है, मतलब धीरे बोलना है। राइटिंग में भी हम लोग वही रखते हैं, मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन का ध्यान रखते हुए राइट करते हैं। तो इट मीन्स दैट ग्रामर हेल्प अस टू प्रोनाउंस करेक्ट, टू रीड करेक्ट एंड टू राइट करेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं लेटर्स, विच इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का ये पहला टॉपिक होता है लेटर्स, जिसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये सब कोई जानते हैं। ये दीज 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 26 अक्षर को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं और दूसरे भाग को हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि कॉन्सोनेंट में कौन कौन से लेटर आते हैं और वॉवेल्स में कौन कौन से लेटर आते हैं। तो ए टू जेड में कुछ कंसोनेंट में आ जाएंगे, कुछ वॉवेल्स में आ जाएंगे। वॉवेल्स में हमारा आता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आ गए। तो बाकी जो बचे वो कंसोनेंट में आ जाएंगे। तो कंसोनेंट में कितने लेटर्स आ जाएंगे, तो 21 आ जाएंगे और इधर वॉवेल्स में 5 आ गए। तो ये आपके कितने हो गए, 26 लेटर का क्लासिफिकेशन हो गया। अब बोला जाता है कि कभी कभी डब्लू और वाई वॉवेल्स के जैसा आपका बिहेव करना शुरू कर देता है। तो कौन सा स्थिति में डब्लू जो है आपका वॉवेल्स के जैसा बिहेव करेगा, कौन सा स्थिति में नहीं करेगा। तो कहता है कि यदि कोई सिलेबल वर्ड है और सिलेबल वर्ड के शुरू में यदि वाई आ जाता है
सिलेबल वर्ड के शुरू में यदि वाई आ जाता है तो वहाँ पर डब्लू जो है आपका कॉन्सोनेंट के जैसा बिहेव करेगा, मतलब वहाँ पर हमको समझना है कॉन्सोनेंट, और बाकी जगह में हमको समझ लेना है vowels. It means that if any syllable word starts with W, then we suppose this W is a consonant और otherwise vowels. तो ऐसे W को हम लोग बोलेंगे consonant या फिर अन्यथा हम लोग क्या बोल देंगे vowels. तो यहाँ पर syllable वर्ड है क्या, थोड़ा सा पीछे भी जानकारी किए थे. सिलेबल वर्ड मतलब वैसे वर्ड जिसमें आपका कम से कम एक लेटर वॉवेल हो. अगर कोई वर्ड हम लिखते हैं मतलब कलेक्शन ऑफ लेटर होगा, उसमें से यदि एक लेटर वॉवेल का आ जाता है तो हमको यहाँ पर समझ लेना है सिलेबल वर्ड. अगर एक वॉवेल आता है तो वन सिलेबल वर्ड, अगर दो आ जाता है तो डबल, फिर थ्री आता है तो ट्रिपल. तो अभी एट द प्रेजेंट टाइम हमारे पास डेका सिलेबल वर्ड है, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें 10 बार आपका वॉवेल का यूज हो गया है, तो डेका सिलेबल वर्ड हो गए. इस पर भी मैं एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करूंगा और इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा. तो यहाँ पर आपको शायद हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब भाई अगर कोई सिलेबल वर्ड हो और उसमें सबसे पहले अगर वाई हो तो वहाँ पर डब्लू जो है आपका कॉन्सोनेंट का वर्ड करेगा. दैट इज क्लियर. अब वॉवेल अब बाकी जगह में वॉवेल का जैसा बिहेव करेगा. एकदम कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब हम लोग आते हैं वाई में. वाई भी कभी कभी क्या है आपका वॉवेल के जैसा वर्क करने लगता है या बिहेव करने लगता है. तो कब करेगा, अगर किसी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट के बाद कोई वर्ड लिखे और कॉन्सोनेंट के बाद, यहाँ सिलेबल वर्ड नहीं बोला जा रहा है, उस वर्ड में वॉवेल हो या ना हो कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक ये वर्ड होना चाहिए और उस वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट के बाद यदि वाई आ जाता है तो आपको इस वाई को वॉवेल समझना है, ना कि कॉन्सोनेंट. अगर कोई ऐसा वर्ड हो, यहाँ सिलेबल वर्ड की बात नहीं हो रही, कोई भी वर्ड अगर वॉवेल के बाद अगर वाई आ जाए, कॉन्सोनेंट के बाद नहीं, वॉवेल के बाद यदि आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग वाई को कॉन्सोनेंट समझेंगे. सो दैट इज वेरी क्लियर. W एंड Y इज ऑल्सो नोन एज द सेमी वॉवेल्स. इसलिए W और Y को सेमी वॉवेल्स भी कहा जाता है. बहुत सारे ग्रामर में आपको मिल जाएंगे कि 26 लेटर्स हैं और ये 26 लेटर्स को 3 भाग में बांट दिया गया है. पहला आपका कॉन्सोनेंट, दूसरा वॉवेल्स और तीसरा सेमी वॉवेल्स. तो यहाँ पर सेमी वॉवेल्स इट मीन्स द W और Y. थोड़ा सा इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं. W अगर कोई सिलेबल वर्ड हो और यदि उसके पहले आए, सिलेबल वर्ड में यदि W पहले आए या W से शुरू हो तो हम लोग बोलेंगे ये कॉन्सोनेंट है, अदरवाइज हम लोग इसको समझेंगे वॉवेल्स. अब Y की बात आती है, अगर कॉन्सोनेंट कोई भी वर्ड के बाद, यहाँ सिलेबल वर्ड नहीं, कोई भी वर्ड के बाद यदि कॉन्सोनेंट के बाद Y आ जाए तो हम लोग समझेंगे ये क्या है आपका, तो वॉवेल है. अगर वॉवेल के बाद Y आ जाए किसी भी वर्ड में, यहाँ सिलेबल वर्ड की बात नहीं हो रही है, किसी भी वर्ड में अगर आपका Y आ जाए तो हम लोग वहाँ पर समझेंगे ये कॉन्सोनेंट है. सो दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर. किस किस कंडीशन में आपका W और Y वॉवेल हो जाता है. लेट्स डेवलप द क्लास. थोड़ा सा कक्षा को आगे लेके चलते हैं और अब थोड़ा सा वर्ड्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं. वर्ड्स इट मीन्स दैट कलेक्शन ऑफ वर्ड लेटर्स, मतलब लेटर का कलेक्शन. सारा कलेक्शन नहीं, हम जैसे तैसे लेटर को एक साथ लिख देंगे और बोलेंगे ये वर्ड है. नो, दिस इज नॉट द वर्ड. ये वर्ड नहीं है. तो फिर ये क्या है, तो हम वर्ड्स कहेंगे किसे, तो जिसका कुछ मीनिंग आ जाए. अगर कलेक्शन ऑफ लेटर करते हैं, 2 और मोर देन 2 लेटर एक साथ इकट्ठा कर दिए और उसका यदि कुछ मीनिंग आ जाता है तो हम बोलेंगे ये वर्ड्स है, अदरवाइज नॉट. सो सी द रिटन स्टेटमेंट. इसका आप रिटन स्टेटमेंट देखिए. अकॉर्डिंग टू ग्रामर बोलता है, ग्रामर के अनुसार द मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 अल्फाबेट लेटर इज सेड टू बी वर्ड. मतलब 2 या 2 से अधिक लेटर को आप एक साथ इकट्ठा कर दीजिए और यदि उसका कोई मीनिंग आ जाता है तो आप समझिए ये वर्ड्स है. अब क्या होता है कि वर्ड्स
विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स वी एक्सप्रेस आवर थॉट। वर्ड्स के सहयोग से ही हम लोग अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, और अपने थॉट को सिस्टमैटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को ग्रामर का ज़रूरत होता है। ग्रामर के बारे में यदि मेरे पास जानकारी नहीं है तो हम अपने थॉट को सिस्टमैटिकली एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगा। तो वी नीड हेल्प ऑफ ग्रामर टू एक्सप्रेस आवर थॉट। तो हम लोग जब यहाँ पर ग्रामर का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। इसमें होता क्या है, वर्ड्स जो है एक साथ आ जाते हैं, मैंने कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स की बात हो रही है। जब वर्ड्स का कलेक्शन होने लगता है तो सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस की बात हो रही है। तो कौन कौन सा सेंटेंस का हम यूज कर सकते हैं? जनरली हम लोग 4 सेंटेंस का यूज करते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये सेंटेंस है। असर्टिव क्या है? सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव क्या है? सेंटेंस है। इम्पेरेटिव क्या है? सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी क्या है? सेंटेंस है। मतलब हम लोग ये सब सेंटेंस का सहयोग लेते हैं अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये सब सेंटेंस में आपका कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, और यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके में होता है। वो सिस्टमैटिक तरीका है क्या? तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह का असर्टिव में होता है। इंटरोगेटिव में अगर आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डालेंगे, उसका भी एक सिस्टमैटिक मैनर होता है। जब मैं इसके बारे में एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करूंगा तो असर्टिव का पूरा डिटेल्स करूंगा, इंटेरोगेटिव का पूरा डिटेल्स करूंगा, इम्पेरेटिव का पूरा डिटेल्स करूंगा, एक्सक्लेमेटरी का पूरा डिटेल्स करूंगा। इट मीन्स द सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इन द सिस्टमैटिक मैनर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। माने यहाँ वर्ड्स ही आएंगे, सब्जेक्ट एक वर्ड्स होगा, वर्ब आपका एक वर्ड्स होगा, और ऑब्जेक्ट आपका एक वर्ड्स होगा, और फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से मिलके एक सेंटेंस प्रिपेयर होगा, और हम लोग उस सेंटेंस का सहयोग लेते हुए हमारा जिस तरह का थॉट होगा उसको हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हुए एक्सप्रेस कर देंगे। जब हम इसका वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे तो इसमें और डिटेल्स करेंगे। आप यहाँ पर केवल समझे कि सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज नॉन एज द सेंटेंस। अगर सेंटेंस को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं, तो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स में, जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, माने अर्थ की दृष्टि से पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, या वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये कौन कौन सा है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। According to meaning, there are 8 kinds of words is said to be part of a speech. Part of a speech का यहाँ definition भी हो जाता है। अगर हमसे कोई पूछता है कि आप part of a speech से क्या समझते हैं, What do you mean by part of a speech? Then it is very easy to reply. According to the meaning, there are 8 kinds of words, or only we say that types of word is known as the part of a speech. शब्द का प्रकार ही क्या है, part of a speech है। अकॉर्डिंग टू मीनिंग का यहाँ पर हम सहयोग ले लिए हैं, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 वर्ड हैं। ये 8 प्रकार के वर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। इट मीन्स दैट नाउन इज ए मीनिंग। इस पर भी हम एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, और एक एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, और वहाँ पर पूरा डिटेल्स करेंगे। केवल हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू मीनिंग आपका जो है वर्ड्स का काइंड्स है, और देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म, काइंड्स ऑफ वर्ड। फॉर्म के आधार पर वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ मीनिंग के आधार पर था। फॉर्म के आधार पर वर्ड्स 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होगा फॉर्म क्लासेस और दूसरा होगा स्ट्रक्चरल वर्ड। मतलब ये पूरा का पूरा 8 जो है अब 2 पार्ट में आ जाएगा। देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्म देयर आर
2 kinds of words is said to be part of a speech। फॉर्म के आधार पर, रूप के आधार पर वर्ड्स आपके 2 प्रकार के होंगे जिसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे। पहला आपका है फॉर्म क्लासेस और दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल वर्ड। थोड़ा सा हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि भाई फॉर्म क्लासेस है क्या। मतलब वर्ड्स जो अपने फॉर्म को बदलता है, अपने रूप को बदल देता है, वैसे वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे फॉर्म क्लासेस। वर्ड्स जो अपने फॉर्म को नहीं बदलता, अपने रूप को नहीं बदलता, ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल वर्ड। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये 8 में से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने फॉर्म को बदल देते हैं और कुछ जो है अपने फॉर्म को नहीं बदलते हैं। तो अपने फॉर्म को बदलने के लिए वर्ड्स टेक्स द हेल्प टू चेंज इट्स फॉर्म इज नॉन एज द मॉर्फेम। मॉर्फेम के सहयोग से वर्ड्स जो है अपने फॉर्म को बदल देते हैं। मॉर्फेम क्या है भाई? तो किसी वर्ड के पहले कुछ लेटर या वर्ड लगा देते हैं और यदि वो वर्ड अपने फॉर्म को, मीनिंग को बदल दे तो हम कहते हैं मॉर्फेम। या फिर बाद में कोई लेटर या वर्ड लगा दे और वो अपने फॉर्म या मीनिंग को बदल दे तो हम लोग उसे कहते हैं मॉर्फेम। मॉर्फेम इट मीन्स दैट वर्ड विच आर एडेड बिफोर द वर्ड और आफ्टर द वर्ड। या तो वर्ड के बाद में या वर्ड के पहले। अगर हम वर्ड के पहले लगाते हैं तो ऐसे मॉर्फेम को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसको, प्रीफिक्स। और जब किसी वर्ड के लास्ट में अगर हम लगाते हैं तो उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। इट मीन्स दैट प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर एबल टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए वर्ड। प्रीफिक्स और सफिक्स जो है आपका एक वर्ड के फॉर्म को चेंज करने के लिए समर्थ है या एबल है। तो नाउन के फॉर्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रीफिक्स और सफिक्स। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आपका फॉर्म क्लासेस है। मतलब मॉर्फेम के सहयोग से ये अपने फॉर्म को चेंज कर देंगे। मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स के सहयोग से ये अपने फॉर्म को चेंज कर देंगे। मतलब यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स जो है अलाउड है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट दीज वर्ड्स डू नॉट चेंज इट्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द मॉर्फेम। मतलब आप इसमें सफिक्स लगाइए, प्रीफिक्स लगाइए, ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट यहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स अलाउड ही नहीं है। यहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स लगेगा ही नहीं। किसमें? तो प्रीपोजिशन में, कंजक्शन में और इंटरजेक्शन में। तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन अपने फॉर्म को नहीं बदलेंगे। तो ये आपके हो जाएंगे स्ट्रक्चरल वर्ड। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल वर्ड हो गया आपका 3, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और आपका फॉर्म क्लासेस में आ गए जो अपने फॉर्म को बदल देंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स, जिसे हम लोग मॉर्फेम कहते हैं, उसके सहयोग से। तो ये हो गए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। इस तरह से इसकी संख्या 5 हो गई। तो इस तरह से एक छोटी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किए। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लग रहा है तो आप अपने सराउंडिंग के दूसरे विद्यार्थी तक इसको एक्सेस करवा दीजिए ताकि मेरा वर्किंग जो है इफ़ेक्टिव हो जाए, सार्थक हो जाए। क्योंकि ये वर्क जो है विद्यार्थियों के हेल्प के लिए या सब्स्टिट्यूट क्लास के लिए तैयार किया गया है। और मेरे अगले वीडियो लेक्चर का आप वेट कीजिए जो इसके अलग अलग पार्ट पर जो अब हम इसका डिटेल्स कर रहे थे उसी से रिलेटेड होगा। आप हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर के अंतिम तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much to stay with me till the last details of this video lecture.